मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, JLS कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण। आज हम नेपोलियन के विषय पर चर्चा करेंगे। नेपोलियन का उत्थान कैसे हुआ, उसने आर्थिक सुधार कैसे किया, धार्मिक सुधार कैसे किया, शिक्षा संबंधी सुधार कैसे किया, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति एक हुई थी। इस क्रांति ने एक विश्व पुरुष को जन्म दिया जिसे नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने अपने साहस एवं कार्यों से फ्रांस के प्रधान सेनापति का पद प्राप्त किया। उसके बाद वह डायरेक्टरी के शासन में उसका चयन किया गया। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी के शासन में चयनित होने के बाद नेपोलियन के समर्थित सदस्यों ने डायरेक्टरी शासन का अंत करके कांसुलेट शासन की स्थापना की। इनमें 3 काउंसिल नियुक्त हुए जिनमें प्रधान नेपोलियन था। प्रथम काउंसिल बनने के बाद नेपोलियन के समक्ष बहुत सी कठिनाइयाँ थी, परंतु उसने बड़ी योग्यता से इन सारी समस्याओं का हल किया। इससे नेपोलियन की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई और 1804 ईस्वी में सीनेट ने नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसकी योग्यता, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण सीनेट ने नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया 1804 ईस्वी में। सम्राट के रूप में नेपोलियन ने कई युद्ध लड़े। जब सम्राट हो गए नेपोलियन तो उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंग्लैंड के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति को कमज़ोर करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय प्रणाली लागू की, किंतु इसमें वह असफल रहा। इंग्लैंड के साथ फ्रांस के संबंध अत्यंत कटु हो गए। अब इंग्लैंड ने यूरोपीय राज्यों के साथ मिलकर नेपोलियन के पतन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने विजय अभियान से समस्त यूरोपीय मानचित्र को परिवर्तित कर दिया। नेपोलियन की विजयों से उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं एवं परिवर्तनों का समाधान करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसे वियना कांग्रेस कहा गया। वियना कांग्रेस के निर्णयों को जारी रखने की दिशा में क्रमशः यूरोप के संयुक्त व्यवस्था एवं पवित्र मैत्री संघ की स्थापना की गई, किंतु ये व्यवस्थाएं भी असफल रही। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद यूरोप के इतिहास में 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच का युग मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसी भी परिवर्तन का घोर विरोधी था। इस बीच यूरोप में 1830 ईस्वी एवं 1848 ईस्वी में कई देश में क्रांतियाँ हुई, जिसके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। नेपोलियन का जन्म इस कार्सिका द्वीप के अजासिनियो नगर में एक साधारण वकील के घर में हुआ था। सैनिक शिक्षा समाप्त करने के बाद नेपोलियन फ्रांसीसी सेना के तोपखाने में उप लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ। सन 1792 में वह पेरिस में जोकोबिन दल का सदस्य बन गया। 28 अगस्त 1793 को अंग्रेजी जहाजी बेड़े ने फ्रांस पर आक्रमण करके टूलू बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था, पर इसी समय
नेपोलियन ने तुलू पर आक्रमण करके अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया। नेपोलियन के जीवन की यह प्रथम महत्वपूर्ण विजय थी। अक्टूबर 1799 तक फ्रांस में संचालन मंडल का शासक उसके कृत्यों के कारण बदनाम हो चुका था। नेपोलियन ने इस स्थिति का लाभ उठाया और संचालन मंडल के एक सदस्य एबीसीए से मिलकर संचालन मंडल में शासन का अंत करने की गुप्त योजना बनाई और 10 नवंबर 1799 को संचालन मंडल के शासन का अंत हो गया और अब फ्रांस के शासन की बागडोर 3 सदस्यों को सौंपी गई, नेपोलियन, एबे और ड्यूको को। इन तीनों की सरकार को कैंसुलेट की सरकार कहा गया और इसमें नेपोलियन प्रथम कांसल नियुक्त हुआ। 1799 ईस्वी में 3 परामर्शदाताओं के मंडल में नेपोलियन एबीसीए की सहायता से नियुक्त हुआ था, किंतु वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में थी और 2 लोग जो थे उस मंडल में वो केवल परामर्शदाता ही थे। प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन का जो सुधार हुआ 1799 से लेके 1804 ईस्वी के बीच, उसमें नेपोलियन ने क्रांति के समय जो प्रशासनिक ढांचा और स्वरूप था उसे बनाए रखा, पर स्थानीय अधिकारियों की निर्वाचन व्यवस्था का अंत कर दिया। 17 फरवरी 1800 ईस्वी को स्थानीय प्रशासन संबंधी एक अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में एक प्रीफेक्ट और जिले में उप प्रीफेक्ट नियुक्त किए गए। इस समय फ्रांस 102 प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक में एक मेयर नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों को पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार दिए गए और वे केंद्र में प्रथम सलाहकार द्वारा नियुक्त होते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये अधिकारी केंद्रीय शासन की आज्ञा और नीतियों का पालन किया करते थे। शासन में फिजूल खर्ची और घूसखोरी के दोषी अधिकारियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। फ्रांसीसियों ने अब अधिक कुशल, दृढ़ और व्यवस्थित शासन का अनुभव किया, इसलिए वे काफ़ी संतुष्ट थे। इसका जो आर्थिक सुधार इसके द्वारा जो हुआ, गृह कलह और विदेशी युद्धों से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी। आर्थिक उत्पादन वृद्धि और गतिशीलता अवरुद्ध हो गई थी। इसे सुधारने के लिए नेपोलियन ने कर पद्धति में कई सुधार किए। उनके करों में एकरूपता स्थापित की तथा व्यक्ति की आय एवं सामर्थ्य के अनुसार कर लगाने की व्यवस्था की। करों के निर्धारण और वसूली के लिए सुयोग्य एवं सक्षम पदाधिकारियों की नियुक्ति की और कर की जो व्यवस्था उन्होंने की उसमें आय और उसके देने के सामर्थ्य के अनुसार कर वसूली की व्यवस्था की गई और इसमें अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो योग्यता में अच्छे थे। वित्त मंत्री के अधीन करों के लिए एक नवीन कार्यालय गठित किया गया। इसमें राज्य की आय में वृद्धि हुई और वहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई। धर्म के मामले में पादरियों के सिविल संविधान के कैथोलिकों और राज के बीच गहरे मतभेद हो गए थे। अनेक पादरियों ने इस सिविल संविधान का विरोध किया। नेपोलियन की धारणा थी कि लोगों का कोई एक धर्म अवश्य होना चाहिए। वह बिना धर्म के राज्य को मल्लाह के बिना नौका समझता था। इसलिए उसने धार्मिक मतभेद दूर करने के लिए एक और धार्मिक सहनशीलता और स्वतंत्रता की नीति अपनाई तो दूसरी ओर रोम के पोप पायस सप्तम से 1801 से 1802 ईस्वी में समझौता कर लिया। कानून में कुछ सुधार किए। नेपोलियन के पूर्व फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में पृथक पृथक प्रकार के कानून थे। हर राज्य में अलग अलग तरीके के कानून थे। वो जटिल भी थे, अस्पष्ट भी थे, उसमें कोई एकरूपता का अभाव था। न्याय व्यवस्था में अव्यवस्था, संदेह और भ्रम व्याप्त था। न्याय व्यवस्था और कानून के क्षेत्र में नेपोलियन का यह महत्व है कि उसने न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता लाने को
और प्रचलित कानूनों में एकरूपता लाने को और स्पष्टता लाने के लिए लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। उसने इस प्रकार कानूनों का संग्रह कर फ्रांस के लिए विधि संहिता तैयार की। नेपोलियन की इस विधि संहिता को नेपोलियन कोड कहा जाता है। शिक्षा में भी उसने कई तरह के सुधार किए। प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए, माध्यमिक शालाएं स्थापित की गई, उसमें लैटिन और फ्रांसीसी भाषा तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। 1808 ईस्वी में पेरिस में इंपेरियल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसका पाठ्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। इसमें 5 विभाग थे: धर्म ज्ञान, कानून चिकित्सा, साहित्य और विज्ञान। इसके प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति नेपोलियन द्वारा की गई। 1804 ईस्वी में सीनेट में नेपोलियन को फ्रांस के हित में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया था। इस अवसर पर नेपोलियन ने कहा था, मैंने फ्रांस के शाही ताज को धरती पर पड़ा पाया और उसे तलवार की नोक से उठा लिया। नेपोलियन फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार कर यूरोप के विभिन्न देशों पर फ्रांस का आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। अतः उसने यूरोप के विभिन्न देशों में युद्ध किए और 1804 से 1811 ईस्वी के बीच अनेक सफलताएं प्राप्त की। इस प्रकार उसकी राजनीतिक शक्ति और फ्रांसीसी साम्राज्य अपने उन्नति के शिखर तक पहुंचा दिए। फ्रांस के विरुद्ध तीसरे गुट का निर्माण भी उसके उदय का कारण बना। यूरोप में देशों में नेपोलियन ने आधिपत्य स्थापित करने के प्रयासों को निष्फल करने के लिए यूरोप के मुख्य राज्यों ने 1805 ईस्वी में नेपोलियन और फ्रांस के विरुद्ध तृतीय गुट बना लिया। इसका नेतृत्व इंग्लैंड ने किया, क्योंकि इंग्लैंड इसका काफ़ी घोर विरोधी था। इस गुट ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन आदि देश थे, जबकि ऑस्ट्रिया के विरोधी दक्षिण जर्मनी के राज्यों में इस गुट के विरुद्ध नेपोलियन का साथ दिया। मई 1803 में फ्रांस और इंग्लैंड में परस्पर युद्ध छिड़ गया। नेपोलियन ने इटली के पीडमांड राज्य को फ्रांस में सम्मिलित कर लिया। हॉलैंड को अपने अधिकार में करके वहां के एंटवर्प बंदरगाह को जल सेना के लिए विस्तृत करना प्रारंभ कर दिया। उसके इस कार्य से इंग्लैंड के हितों के विरुद्ध थे, इसलिए 18 मई 1803 को इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और उसके साथ युद्ध किया। नेपोलियन ने मेक के सेनापतित्व में ऑस्ट्रेलिया की सेना पर आक्रमण करके उसे 20 अक्टूबर 1805 के उल्म के युद्ध में परास्त कर दिया। इस विजय के बाद नेपोलियन ने वियना पर अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का शासक फ्रांसीसी द्वितीय वियना छोड़कर पूर्व की ओर चला गया। फ्रैंको रशियन युद्ध, नेपोलियन के विरुद्ध जो तीसरा गुट निर्मित हुआ था, उसमें अब इंग्लैंड और रूस बचे थे। बाकी सदस्य देश नेपोलियन के हाथों परास्त हो चुके थे। फलतः नेपोलियन ने रूस की ओर आगे बढ़ा और 8 जनवरी 1807 को आइलो के स्थान पर देशों से भीषण युद्ध हुआ। 14 जून 1807 को फ्रीडलैंड के युद्ध में नेपोलियन ने रूस को परास्त कर दिया। इस पराजय के बाद रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर ने नीमेन नदी में एक शाही नाव में नेपोलियन से भेंट की। इस अवसर पर नेपोलियन ने अपने आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व और मधुर शिष्टाचार से जार को प्रसन्न कर दिया। अतः लेसिड नगर में फ्रांस, रूस और प्रशासन के प्रतिनिधियों में टिल्लिस की संधि हो गई। 8 जुलाई 1807 ईस्वी को इस संधि में सार्वजनिक और गुप्त शर्तें थी, जो इस प्रकार थी। रूस और फ्रांस में परस्पर प्रभाव क्षेत्र निर्दिष्ट हो गया। अपने प्रभाव के विस्तार के लिए रूस को पूर्वी क्षेत्र और फ्रांस को पश्चिमी क्षेत्र प्राप्त हुआ। रूस को फिनलैंड तथा तुर्की को अपने राज्य के विस्तार के लिए छूट दी गई। फ्रांस रूस से क्षतिपूर्ति के लिए कोई धनराशि या प्रदेश नहीं लेगा। पोलैंड ने पर्शिया के अधिकांश क्षेत्र को लेकर डची ऑफ वारसा नामक राज्य निर्मित किया गया और यहाँ सैक्सनी के ड्यूक को राजा की उपाधि देकर शासक बनाया गया। रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर ने नेपोलियन द्वारा नवनिर्मित राज्यों की मान्यता दे दी
तथा नेपोलियन द्वारा जीते गए इटली, जर्मनी और हॉलैंड के राज्यों को भी मान्यता दे दी। जार के वचन दिया कि वह फ्रांस और इंग्लैंड के मध्यस्थ बनकर उसमें परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा। यदि 1 मास की अवधि में इंग्लैंड समझौता करने के लिए सहमत नहीं हो तो रूस फ्रांस के साथ मिलकर इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध करेगा। डेनमार्क, स्वीडन और पुर्तगाल पर भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध करने तथा उसके साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने और इंग्लैंड की जल शक्ति को विनाश करने के लिए दबाव डाला जाएगा। नेपोलियन तुर्की की रूस में परस्पर मतभेदों को निवारण में और समझौता कराने में सहयोग देगा। यदि तुर्की समझौते के लिए सहमत नहीं हुआ तो फ्रांस और रूस मिलकर तुर्की साम्राज्य को परस्पर बांट लेंगे। टिलसिट की संधि के परिणाम और महत्व। इस संधि से ऑस्ट्रेलिया और प्रासिया दोनों यूरोपीय राज्यों में शक्ति छिन्न हो गई। पर्शिया के राइनलैंड और पोलैंड के प्रदेश छीनकर उसका राज आधा कर दिया। अब वह यूरोप में तृतीय शक्ति बनकर रह गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भी उसे भारी धनराशि वसूल की गई। इससे नेपोलियन के प्रति पर्शिया वासियों घोर असंतोष बढ़ गया। टिल्लिस की संधि के समय फ्रांस के राज्य की सीमाओं का खूब विस्तार हुआ। यूरोप के छोटे छोटे राज्य नेपोलियन की सत्ता और शक्ति से भयभीत हो गए। रूस जैसे शक्तिशाली देश भी नेपोलियन का मित्र बन गया। इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के सभी देश नेपोलियन की शक्ति का लोहा मानने लगे। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन 1807 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया और रूस में परास्त कर दिया। अब इंग्लैंड ही रह गया था। ट्रफलागार के युद्ध में इंग्लैंड ने नेपोलियन की सेना को परास्त किया था। इससे नेपोलियन ने अनुभव कर लिया था कि इंग्लैंड को समुद्री युद्धों पर परास्त करना या उसकी सीमा पर आक्रमण करना असंभव है। इसलिए उसने इंग्लैंड के विरुद्ध एक विशिष्ट आर्थिक नीति अपनाई। इसे महाद्वीपीय व्यवस्था अथवा इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक बहिष्कार कहते हैं। इंग्लैंड की शक्ति और विकास का स्रोत विदेशी व्यापार था और इंग्लैंड का यह विदेशी व्यापार उसकी जल सेना के द्वारा होता था। इसलिए नेपोलियन इंग्लैंड के लिए यूरोप का व्यापार समाप्त करना चाहता था। वह यूरोप के सभी बंदरगाहों में इंग्लैंड के जहाज़ों का आना जाना बंद कर देना चाहता था। इससे वह इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था और खुशहाली को नष्ट कर देना चाहता था, जिससे इंग्लैंड नेपोलियन के सामने नतमस्तक होकर उससे अपमानजनक समझौता कर ले। इस आर्थिक नाकेबंदी या बहिष्कार को ही महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें इसकी असफलता के क्या कारण थे? फ्रांस के पास सशक्त जल सेना का अभाव था। विभिन्न यूरोपीय देशों को इंग्लैंड के जहाज़ों को और माल पर ही निर्भर होना पड़ता था। इंग्लैंड को खाद्य सामग्री की पूर्ति करता था। रोमन कैथोलिकों का रोष भी था। इंग्लैंड के माल की तस्करी होती थी। घातक और विनाशकारी युद्ध थे। अब आज इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नेपोलियन के पतन के विषय में अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।